Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी लाहौर पहुंच चुके हैं और उनके हवाले से मिस अस्मा बुखारी ने कुछ बातें की हैं वो भी जानेंगे। और यूएई के प्रेसिडेंट लाहौर आए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिनका इस्तकबाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने किया है। इसके अलावा नाजरीन, अगर हम बात करें मिस्टर वसीम बदामी के शो की, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट शो है पाकिस्तान का, उनके शो में मिस्टर एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर बतौर गेस्ट मौजूद थे और वहाँ पे कोई वाक़या पेश आया जो कि अनरीज़नेबल कहा जा रहा है या क्या है वो जानते हैं, उसकी मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मिस्टर शहजाद अकबर, जिन पर रिसेंटली हमला हुआ यूके में, हॉस्पिटलाइज्ड भी थे लेकिन अब उनका एक वीलॉग आया है। और सीसीडी की रिपोर्ट की बात करें, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, बेहतरीन फ़ोर्स है पाकिस्तान की, उनकी एक 2025 की रवा साल की रिपोर्ट आई है क्राइम रेट को कंट्रोल करने के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी लाहौर आए हैं और काफ़ी गहमा गहमी है और हसल बसल भी है। ज़रा डिफरेंट सी सिचुएशन चल रही है पीटीआई की, जो मुजाहिरीन हैं हम उनके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पैरेलल टू इट मिस अस्मा बुखारी कुछ कह रही हैं उनके हवाले से, वो क्या है? अच्छा नहीं, अज़मा बुहारी पे तो बाद में आते हैं। पहले जो है ना, आपने एक अपनी ख्वाहिशात पर मबनी एक तारुफ़ कराया कि वो आ गए हैं और बड़ी रौनक है, मेला है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ गए हैं इससे कुछ तो पहले हुआ होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, उसमें मिस ये है कि उन्होंने कॉल दे रखी थी सीएम केपीके ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि केपीके इस वक़्त तरक्की की राहों पर गामज़न हो चुका है। और केपीके में दूध की नहरें बहा के और वहाँ पे लोगों को जो है ना इंसाफ और सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के बाद सुहेल अफरीदी ने सोचा कि अब मैं पंजाब चलता हूँ। ठीक। उन्होंने बिल्कुल जो है ना केपीके, जब उन्हें लगा ना केपीके दुनिया का बेहतरीन प्रोविंस बन गया है सूबा, जब सुहेल अफरीदी को ये लगा अब यहाँ पर आए हैं। और अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट और इवन हमसाया मुल्क जो है तमाम तर और दुश्मन मुल्क तक ने सुहेल अफरीदी की खिदमात का एतराफ़ किया कि सुहेल अफरीदी ने और पीटीआई ने 13 सालों में केपीके को जन्नत नज़ीर सूबा बना दिया। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, मैं देख रहा था तो मेरी आँख खुल गई अचानक। ओहो। मैं बेदार हो गया और फिर मुझे लगा नहीं, हकीकत कुछ और है और ये मैं ख्वाब देख रहा था। और फिर सुहेल अफरीदी ने फैसला किया कि मैंने लाहौर जाना है, अब पंजाब की तरफ रुख करना है। वो आ लेकिन गए चलिए, जनाब। ये तो आपका ख्वाब नहीं है ना? अच्छा नहीं, अब लाहौर में तो वो हैं। ये हकीकत है कि वो अब लाहौर आ चुके हैं। अच्छा, लाहौर इसलिए वो आ गए हैं कि उन्हें किसी ने रोका ही नहीं लाहौर आने से। और कहीं कभी सर उनको ये भी कह दें कि वहाँ नहीं, उनको नहीं, रिस्पेक्ट, नहीं, दिस इज़ नॉट नहीं, फेयर, मेरा ऐसे क्यों मतलब है कहते हैं रिस्पेक्ट तो आप? देनी है ना। सीएम पंजाब ने या आज़मा बुखारी ने, उन लोगों ने देनी ना, हमने तो रिपोर्ट करना। जी, मैं तो बिल्कुल। आपको हकीकत हकीकत बता रहा हूँ, ये फुटेजेस हम दिखा रहे हैं, वो लाहौर आए हैं और उनकी आमद हुई है। और लाहौर भी पाकिस्तान का जी, शहर है, बिल्कुल। तो आना चाहिए उनको। उन्हें आने से ना रोकना चाहिए था, ना रोका गया। यही वजह है कि वो स्मूथली आए आराम से और मुख्तलिफ घरों में फिरते हुए। पहले वो पीटीआई के एक कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन है, शायद अभी भी हैं, बारा, नदीम बारा, उनके घर गए हैं। सरदार लतीफ़ कोसा के साथ भी उनकी फुटेजेस देखी हैं हमने, शायद गाज़ी रोड पे खोसा साहब के घर भी गए। उसके बाद जो है ना, वो मुख्तलिफ माल्टन अपने एक जो है वो कुलीग की तरफ वो गए। तो काफ़िला उनका चलते हुए फिर उन्होंने रात को कोई लिबर्टी का उनका प्लान है कि वहाँ उन्होंने लिबर्टी जाना है। असल मसला ये है कि ये उनका आना जो है ना वो मोस्ट वेलकम, मगर ये बदकिस्मती है पीटीआई की। इससे ये साबित हो गया कि पीटीआई की पंजाब में जो तंज़ीम है, वो सिफ़र हो गई, ज़ीरो हो गई। पीटीआई की लाहौर में, पंजाब में जो लीडरशिप है, वो नाअहल हो गई, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं नाकाम हो गई। यहाँ पे किसी भी तरह की पॉज़िटिव इवन एक्टिविटी करने के हवाले से ये एक तासुर नहीं है। ये एक सबूत है सुहेल अफरीदी के यहाँ आने का, लाहौर आने की, कि क्यों ज़रूरत पड़ी सुहेल अफरीदी को यहाँ आने की। राइट। वो वहाँ डयाला-डयाला खेल रहे थे ना, और वो केपीके चले जाते थे, और वो केपीके के जो हालात है वो अभी आपसे वो भी डिस्कस करते हैं।
कहने का मकसद ये है कि वो खैर आए, पुरअमन तरीके से वो आए हैं, उन्हें पूरे अमन तरीके से आने दिया गया है, वो पुरअमन रहेंगे, तो वो आराम से लिबर्टी जाएँ, वो जी, बिल्कुल। अनारकली जाएँ, वो बादशाही मस्जिद चले जाएँ, वहाँ हीरा मंडी चले जाएँ, वो जो है डीएचए घूमें, ये तमाम तरह इलाके बता रहा हूँ लाहौर के जी, जो है। कहने का मकसद है वो कहीं भी जाएँ, मगर पुरअमन रहेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल, जो मेरी इत्तलात हैं कि उन्हें जो है ना कहीं भी कोई रोका जाएगा, कोई रोक-टोक होगी और अगर वो कोई वायलेशन नहीं करते किसी तरह की, तो वो आराम से अपना लिबर्टी देखना चाहते हैं, लिबर्टी देख लें, शॉपिंग करें, ठीक है? खरीदारी करें, कोट-शोट खरीदें, मफलर खरीदें, आगे सर्दी केपीके में ज़्यादा होनी है। आप सजेस्ट करेंगे तो ना कोई जगह जहाँ पे बेहतरीन मफलर्स मिल जाते हैं लाहौर में? देखें, मुझे तो बेहतरीन जगहें वो हैं जहाँ से कोई दिलवा दे, ठीक है ना? तो आपको भी ज़्यादा वही बेहतर लग रहे होते हैं डिज़ाइन। अब ये है कि उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग तो है, शेल अफ़रीदी की। अब मगर ये काम तो अली मीन गंडापुर भी कर रहे थे, उससे हासिल क्या हुआ? ठीक है, आप कह रहे कोई चेंज नहीं है, मेरा कोई मेरा चेंज होना मकसद ये चाहिए। जी, है कि पंजाब की तंज़ीम कहाँ है? लाहौर की तंज़ीम कहाँ है पीटीआई? सिंध की तंज़ीम कहाँ है? ठीक। बलूचिस्तान की तंज़ीम कहाँ है? उनकी लीडरशिप कहाँ है? अगर कुछ लीडरशिप जो है वो 9 मई में इस वक़्त सज़ाएँ काट रही है, जेलों में है तो उनकी नंबर 2 जो है लीडरशिप वो किधर है? सी लीडरशिप किधर है? कहाँ हैं वो लोग? वो तो नहीं है। ना ही वो सोहेल अफ़रीदी के साथ निकले हैं। ये मैं इक्का-दुक्का नाम आपको बता रहा हूँ। यानी कि हो सकता है लाहौर के शहरियों ने उन्हें किसी हद तक वेलकम कर दिया होगा, लेकिन उनको वेलकम जिन्होंने करना था वो कहाँ हैं? अब वो सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम-शूम के 2-4 जगह पे चाय पी के वो वापस निकल जाएँगे। इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे हुकूमत डिफेंसिव हो गई? क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है ना सुहेल अफरीदी की लाहौर आमद की वजह से मुज़ाकरात की बात कर रही है? क्या अब 9 मई की मशरूत माफ़ी के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है? क्या अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे? ठीक है जी। तो ये तो पहले से ही मामला था, ये अगर डेडलॉक था तो वो डयाला से था, ठीक है? तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अब ये है कि वो आए हैं, वो कोई लिबर्टी-वबर्टी जाएँगे, फिर वो वापस चले जाएँगे। तो उसपे उससे पहले उस्मा बहारी से पहले देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ, 13 साल की मुसलसल हुकूमत के बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब जैसा मुनज़्ज़म, महफूज़ और तरक्की याफ़्ता क्यों नहीं है? ये सवाल है। बता दें सुहेल अफरीदी, ये जो यहाँ पे वो गिले-शिकवे कर रहे हैं, जो खिताबात फरमा रहे हैं, उसमें इसका जवाब दे दें। राइट। ठीक है जी। उसके बाद 13 साल में केपीके को कौन-सी इंडस्ट्री, कौन-सा इकोनॉमिक विज़न और कौन-सा तरक्कियाती मॉडल दिया गया? ये दूसरा सवाल है। अगर पंजाब में निज़ाम चल सकता है, तो केपीके में सिर्फ़ बद-इंतज़ामी, बदहाली और बदनज़मी क्यों है? अगर नहीं है, तो वो बता दें कि नहीं है। केपीके की अवाम रोज़गार, इलाज और कारोबार के लिए लाहौर और पंजाब क्यों आती है? क्या अपनी ही हुकूमत ने उन्हें मायूस कर दिया है? क्या सुहेल अफरीदी जैसे किरदारों को आगे लाकर करप्शन, मंशियात और बदअमनी को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जा रहा? उसके बाद जिस इलाके में ये लोग इक़्तिदार में हैं, वहाँ चर्स की फसलें, मंशियात का कारोबार, जुराइम क्यों बहुत ज़्यादा है? क्या ये हकीकत नहीं कि आपकी सियासत सिर्फ़ सड़कों, धरनों, नाच-गाने और इश्तियाल अंगेज़ी तक महदूद है? क्या आपका एजेंडा तरक्की नहीं बल्कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान बयानियाँ फैलाना नहीं है? जिस बात से मैं गुरेज़ कर रहा था। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने दहाइयों सहारा दिया, आज वही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मासूम बच्चों का खून बहा रहा है। इस पर आपकी हिकमत अमली कहाँ है? क्या 13 साल की हुक्मरानी के बाद भी सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी ही आपकी वाहिद कारकर्दगी है? और अवाम अब सवाल ये करती है कि आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी, मुस्तकबिल और मुल्क को एक नाकाम इंतशार पसंद टोले के हाथों गिरवी रखा जाए? अब केपीके और पाकिस्तान की अवाम मज़ीद धोखे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये तो केपीके से कुछ जो हमें सवालात मौसूल हुए। अच्छा, उसके बाद अज़मा बुहारी जो हैं वो कहती हैं जी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला केपीके लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? उन्होंने वेलकम कर दिया अज़मा बुहारी। कहती खुशामदीद तो और देख बताएँ। लेना फिर नहीं, नहीं वेलकम बताएँ तो ना। हो गए ना। तो यही आप चाह रहे वेलकम थे। तो किया है। हाँ, हाँ। आप तो कहते थे रोका ही नहीं नहीं, गया नहीं। और ऐसा नहीं, कुछ। वेलकम करने का वेलकम तो भाई किया वेलकम गया। करने का मतलब रोकना होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि अज़मा बुहारी आगे सुन लेना अभी, अभी तो शुरू हुआ। वो कहती हैं, पिछली बार अली मीन गंडापुर लाहौर आए थे, तो लाहौर की
बत्तियां दिखाई थी उन्हें। अज़मा बुखारी, वज़ीर आला केपी के बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें। आगे देखें वो वो खुद क्रिसमस ट्री हाँ, लिबर्टी में हाँ, जो है वो भी जो देख सकते हैं। लिबर्टी वाला क्रिसमस ट्री भी जो कुछ पंजाब में देखें, इसे केपीके में जाकर लागू करें, वो जो मैं बात पहले कर रहा था। अफरीदी साहब को इनकी कैबिनेट ने कहा है कि पेशावर गंदा बहुत है, कैबिनेट ने कहा। वहाँ के हालात खराब हैं तो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। ये कैबिनेट का मशवरा अज़मा बहारी कह रही हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। केपी वज़ीर आला को दौरा करने के दौरान रोटी-शोटी खाने और तफरीह करने की मुकम्मल इजाज़त है, अज़मा बुखारी। ये सियासी तफरीह करें या मालूमाती तफरीह करें, इनको मुकम्मल इजाज़त होगी। इन्हें बदज़ुबानी, फ़साद करने या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी, अज़मा बुखारी। अगर ये बदतमीज़ी करेंगे तो फिर हाँ जी, अज़मा बुखारी, ये सीख कर, खुश होकर, वीकेंड गुज़ार कर वापस जाएँ। वो तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे वो ना एक तरबीती टूर है उनका, ठीक है? वो सीखने आए हैं, मॉडल देखने आए हैं। अच्छा फिर वो कहती हैं सुहेल अफरीदी फितना खान से ज़्यादा बड़े लीडर नहीं हैं। अच्छा ये उन्होंने आज मान लिया, कि इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है सुहेल, अज़मा बुखारी कहती हैं। जब भी फितना खान की जानब से बाहर निकलने की कॉल आई, तो कितने लोग बाहर निकले। लिबर्टी मार्केट खूबसूरत सजा हुआ है, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें देखें लेकिन पौधे तबाह करेंगे, इनके साथ जंगली लोग आएँगे तो गलत बात है। जंगली लोग। हाँ जी। अच्छा उसके बाद वो कहती हैं कि पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असला और मंशियात लाने की इजाज़त नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है फिर ना। तो लगता है ये जल्दी वापस चले जाएँगे। अच्छा वो कहती हैं गंडापुर जब पंजाब आए थे तो इन्हें हर तरह की सहूलत दी थी। लाहौर पुलिस ने आज वज़ीर आला केपी के स्टाफ से खुद राब्ता किया तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई प्रोटोकॉल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हम मेहमानों की अच्छी खातिर-तवाज़ा करेंगे लेकिन मेहमान भी मेहमान बने। अज़मा ये तो बुखारी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ड्रामा में कोई 2 आज़मा कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती नहीं, नहीं और वो ऐसी कोई कोई बात आपके घर रहने आ जाए या तो ऐसे कोई होता है ना ऐसे अगर आप भाई देखिए मसला स्टोरी ये है राइटिंग कि चेंज कर दें। ये वक़्त का पहिया है। इस वक़्त तो वो घर के लेकिन मालिक सर हैं। फितना खान क्यों कह रही हैं वो मिस्टर इमरान खान को? नहीं वो हमेशा कहती हैं, आज थोड़ी वो जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो अज़मा बहारी तो तब भी कहती थी। वो ये थोड़ी कि कोई हुकूमत में आके, वज़ारत में आके इसी लाहौर शहर में खड़ी होके जब वो बात करती थी फ्रंट ऑफ मीडिया तो वो फितना खान कह के लेकिन जब सर आपको लगता है कि मुनासिब है वर्ड्स चेंज करके इस तरह से बात करना? जबकि इनकी तो खुद एक नहीं तो हुकूमत जो है वो फितना यही टीच फितना कोई करती है। गाली तो नहीं है। नहीं, लेकिन फितना हुकूमत तो खुद कहती है ना मैं कि वही हम अर्ज़ कर रहा हूँ डिसेंसी के वर्ड्स यूज़ करें। कि फितना जो कहना वो गाली तो नहीं है, फितना अगर कोई फैलाता है, 9 मई करता है। फितना अगर कोई फैलाता है, इदारे के अंदर जो है वो तक़सीम करने की कोशिश करता है, इसको बस फितनागिरी बस कहते सर हैं। आपने तो एक्सप्लेनेशन दे दी है। इसको बस ठीक फितनागिरी है, कहते हैं यहीं ना। पे आज तो वो यहीं पे रहने दें। हाँ, नहीं अगर ये तमाम तर झूठ है, तो मैं अभी अज़मा बहारी से राब्ता करता हूँ कि मैडम लेकिन ज़रा अगली दफ़ा फितना ना कहना। सर उन्होंने तो जो भी तो किया लेकिन फितनागर को फितना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मसलन, क्या कहें? नहीं मैं अब आपसे पूछना नहीं चाह रही, रहने दें। अच्छा आपकी ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है ना वो अनएंडिंग होती है। अच्छा प्लीज़। लेट्स सी कि क्या मामलात रहते हैं जब तक जो सीएम केपीके वो लाहौर में है और अगर कोई अच्छी नई डेवलपमेंट आती है सो व्हाई नॉट, हम सब उसको रिस्पेक्ट देंगे और उसको एम्ब्रेस भी करेंगे। सर यूएई लिबर्टी से के नस्वार मिलती है? मुझे नस्वार। आइडिया तो नहीं है। लिबर्टी में मेरा नहीं ख़्याल ये जो पराठा रोल वाली लाइन है और पान सर अब तो मिलते क्रैकडाउन हैं। शुरू हो चुके हैं, अब तो नहीं होंगी ऐसी चीज़ें। नस्वार पता नहीं यहाँ लिबर्टी में अलाउ है कि नहीं? सर अब मैंने आपको बताया तो है क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं, अगर मिलती भी होगी तो अब तो नहीं मिल रही होगी। हाँ। अब ये सीसीडी कहाँ गई फिर? अगर तो अभी भी मिल रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब ये ममनूआ प्रोडक्ट है या नहीं ये इस पे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि नस्वार जो है उसमें आती है, मंशियात में आती है या नहीं आती? ठीक है, व्हाई नॉट हम करेंगे, हाँ। नाज़रीन को बताएँगे। यूएई के प्रेसिडेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं और उनका जो इस्तकबाल है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है, फील्ड मार्शल ने ये किया है। बुशरा 1 रोज़ा दौरा था और जब तक जी। हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो 1 रोज़ का दौरा कंप्लीट करके वापस बैठ गए जहाज़ में। ओह! ओके, ये भी हो नाइस। गया है, नंबर ठीक। 1 और उसी तरह का शायान-ए-शान उनका इस्तकबाल किया गया प्रेज़िडेंट यूएई इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, नाइस, ठीक वेरी है? नाइस। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए, ये पहला दौरा था जी, और उन्हें जनाब जंगी तैयारों ने उन्हें उनका इस्तकबाल किया फ़िज़ा में और वो सरकारी दौरे पर रावलपिंडी पहुँचे थे, 1 दिन के और पीएफ नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँचने पर उनको 21 तोपों की सलामी दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ व चीफ़ ऑफ़ डिफेंस फ़ोर्सेस फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाकी वुज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की जानब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ़ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा आलमी व इलाकाई अमूर पर भी बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की नूर खान एयरबेस आमद पीटीवी ने बराह रास्त वो नशर की और ज़ाहिर है कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने भी जी, बाकी चैनल्स बिल्कुल। ने दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने भी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। मरियम नवाज़ शरीफ का अहले पंजाब की तरफ से यूएई के सदर को खुशामदीद का पैगाम और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात लाज़वाल और बेमिसाल हैं। मरियम नवाज़ शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइसे फ़ख्र है। मरियम नवाज़ शरीफ सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पाकिस्तान सरज़मीन पर खुशामदीद कहते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ सदर यूएई का दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। चलिए, वज़ीर आला बहुत अच्छी बात है, पंजाब खुशाइंद बात है कि यूएई के और इस साथ दौ पाकिस्तान के ताल्लुकात और एक बेहतर हैं। एक एक रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकातें भी की यहाँ पे। उसमें ज़ाहिर है बेहतरी कि आएगी कुछ। पीएम से मुलाकात भी हुई जी, उनकी और फ़ील्ड मार्शल से भी मुलाकात ऑब्वियसली वो हुई मौजूद थे। और इसके अलावा जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और ज़ाहिर है कि बिज़नेस पे जो दिफ़ा है हाँ और जी। मुख्तलिफ़ शोबों में जो है ना वो इश्तराक के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। जिसका अलामिया अभी तक जारी नहीं हुआ। अलबत्ता जब वो होगा तो वो भी हम अपने नाज़रीन को ज़रूर बताएँगे। मिस्टर शहज़ाद अकबर जो कि हॉस्पिटलाइज़्ड थे, अब उनकी तबीयत कैसी है? और सुना है उनका कोई वीलॉग भी आया है। यार उन्होंने तो वो इंतज़ार ही नहीं किया। हम तो बड़े अफ़सरदा थे और वो चली फुटेजेज़ और तस्वीरें कि वो और ख़ुद भी उन्होंने बताया कि उनकी नाक की हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई और फिर वो बताते हैं कि एयरलाइन फ्रैक्चर। तो कैसे डॉक्टर्स ने उन्हें 1 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया? अच्छा कर दिया, चलें। फिर वो कैमरे से अपने घर आ गए, उसी घर में जिसमें वो कहते हैं तशद्दुद हुआ। फिर अचानक उसी शाम वो कैमरा खोल के तो उन्होंने व्लॉग करना शुरू कर दिया और वो बता रहे हैं कि मेरे नाक की हड्डी टूटी है और नाक पे कोई पट्टी नहीं है। और ओह! वो फिर यहाँ हाथ लगा के कहते हैं कि एयरलाइन फ्रैक्चर भी है और वहाँ भी कोई किसी तरह का जो है ना कोई पट्टी, कोई टेप, कोई पायोडीन लगी हुई वो भी दिखाई नहीं दे रही। तो ये देखें एक रूहानियत का सिलसिला है। हो सकता है कि बुशरा बीबी को जब ये खबर मिली हो और उन्होंने कोई अपने मौक्कलों से और ऐसा उन्होंने कोई रूहानी दम किया हो कि शहज़ाद अकबर जो है ना नाक की हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर होने के बाद और जो है ना एक चोट यहाँ पे आने के बाद, एक यहाँ पे आने के बाद, वो बिल्कुल हशाश-बशाश उसी तरह, उसी नाक पे ऐनक लगा के और उन्होंने व्लॉग अच्छा, कर उस दिया। नाक पे ऐनक भी थी? जी, जी। वो सर उन्होंने व्लॉग कर दिया और वो बता रहे थे, मैं आपको एक बताता हूँ हम इंसान ही हैं। जी। ये जो चोटें वो बता रहे हैं ना, ये चोटें काफ़ी दिन तक इंसान खुद नहीं बता पाता। घरवाले बता रहे होते हैं कि यहाँ-यहाँ चोटें लगी हैं या डॉक्टर बता रहा होता है कि यहाँ-यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, बंदा खुद बताने की पोज़ीशन में नहीं होता। ये जो चोटें वो बता रहे हैं, कि नाक की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना और एयरलाइन फ्रैक्चर और उसके बाद वो खुद आके कैमरे के सामने बता रहे हैं। और ये जो है ना रूहानियत और घंटों में उस फ्रैक्चर का ठीक हो जाना फिर मान जाए ना सर, और मान तो जाना चाहिए हशाश-बशाश आपको। होके बात करना, ये इधर ही हो तो सकता उससे है फिर भाई। आपको मान जाना चाहिए ये ना। ये अडयाला वाले जो ये साहब हैं ना मिरेकल तो मान लेना उनके चाहिए उनके आपको। पैरोकारों में ही हो सकता है। ये आम इंसान तो भाई नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ, ये जो चोटें वो बता रहे हैं कि उनको हुँ। लगीं, ये चोटें काफ़ी दिन तक खुदा ना ख़ास्ता किसी को इन एरियाज़ में चोटें लग जाएँ और फ्रैक्चर हो जाए, मार्क्स रहते हैं तो या वो बंदा कुछ ना खुद कुछ नहीं तो बता पाता काफ़ी जी। दिन तक। वो घरवाले ही बता रहे होते हैं, लवाकिन या इन्वेस्टिगेशन वाले बता रहे होते हैं या डॉक्टर बता रहे होते हैं कि कहाँ-कहाँ से फ्रैक्चर हुआ, बंदा खुद बताने की पोज़ीशन में नहीं होता। और फिर कैमरे पे आके बताना। तो यहाँ से जो है ना उनका जो वो हमला है जिसको वो पता नहीं किन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये और ये इसी तरह का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हो गया
तेज़ाब-गर्दी का वाक़या हुआ और उसमें भी कोई निशान नहीं है, उनके फ़ेस पे तेज़ाब का। जहाँ पे वो मुझे याद आ गया डिप्लेक्स, मुसर्रत मिस्बा और उनके पास बहुत से इस तरह के वाक़यात के मुतासरीन जो हैं, जिनको वो जॉब पे रख लेती हैं और उनको फिर जो है ना एक पूरा वो सिखाती हैं अपना डिप्लेक्स का काम और एक दोबारा ज़िंदगी का सफ़र जो है उसको जारी रखने का हौसला, हिम्मत वो देती हैं। तो हमने वो मिले हैं हम इस तरह के मुतासरा लोगों से और ख़वातीन से ड्यू टू मुसर्रत मिस्बा और डिप्लेक्स। तो उधर भी सूरत-ए-हाल तेज़ाब-गर्दी के वाक़यात में भी इस तरह की जो है ना वो फ़ेस और लुक नहीं होती जिस तरह शहज़ाद अकबर की है। वैसे वो कोई जो है ना वो फ़िल्म स्टार शान नहीं है और ना ही फ़वाद ख़ान है। लेकिन ये है कि वो तेज़ाब अगर चेहरे पे वो गिरा था पिछले वाक़ये में और हुँ। वो उसका कोई निशान नहीं है बाकी। वो भी किसी रूहानियत से निशान वग़ैरह सारे क्लियर हो गए और उनका चेहरा बिल्कुल जी। और अब मैं उनके फैन्स को और पीटीआई के ख़ास तौर पे जो फ़ॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक जिस जमात से है, वहाँ आज भी रूहानियत का बोलबाला है सॉरी और कैम्ब्रिज में बैठे हुए शहज़ाद अकबर को अडयाला से जो है कोई दम किया गया, फूँक मारी गई और उनकी फ्रैक्चर नाक के साथ और फ्रैक्चर एयरलाइन के साथ शहज़ाद अकबर ने मेरा ख़्याल है कि हार्डली 15 से 16 या 20 घंटों के बाद ही प्रोग्राम कर डाला और वो खुद बता रहे हैं टूटी हुई नाक जी। वाले जो है वो मुतासरा शहज़ाद हुँ। अकबर, एयरलाइन फ्रैक्चर वाले शहज़ाद अकबर और उसपे बहुत से जो है ना सफ़े मातम जो है उधर अमेरिका में जट साहब अपने व्हीलचेयर जट अ, गिल जट जो है, हुँ। तो जट गिल, तो वो भी उसपे पूरा जनाब मातम उधर से भी हो रहा है और फिर आफ़ताब इकबाल भी जगे हैं, उन्होंने भी फिर उसको वो कहते हैं ना इस तरह करके, उन्होंने भी फिर उसपे पूरा प्रोग्राम किया है लेकिन सर और मैं इस हमले को जो है ना कोई आज़ादी इज़हार राय पे हमला, इस हमले को जो है ना उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया है, लेकिन अभी तक हमला साबित नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिए आपने पायोडीन की बात की और बाकी तमाम चीज़ों की बात की जो ट्रीटमेंट का हिस्सा होते हैं या कोई टेप्स या इस तरह सनी प्लास वगैरह जो भी चलता है। अगर सर नहीं हुआ वो उन चीज़ों का इस्तेमाल और बिल्कुल क्लियर है उनका फेस तो हो सकता है कोई इंग्लिश स्टाइल की ट्रीटमेंट हुई हो, जो इन सब हमारे इंग्लिश से देसी ज़्यादा रूहानी हो सकती है ना, इंग्लिश से ज़्यादा मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि लेकिन भाई सर चलें, आप यहाँ एक टेप ही 2 लगा पहलू लें, है ना, टेप ही 2 लगा लें पहलू हैं। एक आप। रूहानी जो आपने कहा हो सकता है, आपने एक रूहानी क्लेम की है और एक पे कहती चलिए कोई इंग्लिश स्टाइल अच्छा ट्रीटमेंट होगी। आपका ताल्लुक तो पीएसआरडी से है, तो कौन-सी टेक्नोलॉजी है, आपका तो काम ही लोगों को जो है ना वो नए अज़ा लगाना है और उनकी हड्डियों का ट्रीटमेंट करना है जी, जी। और आप जो है ना अभी लैटिस में आपने लंबी चौड़ी फंड रेज़िंग की है और आप मज़दूरों का वहाँ पे इलाज होता है आपके इदारे में पीएसआरडी में, तो पीएसआरडी बतौर मेंबर ऑफ पीएसआरडी आप मुझे बता दें कि कौन-सी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, तो वो फटाफट आप अडॉप्ट करें ना पीएसआरडी, अपने इदारे में लेके आएँ कैम्ब्रिज से। फटाफट पूछें शहज़ाद अकबर को फ़ोन करके कौन से डॉक्टरों ने इलाज किया है। उन डॉक्टरों की खिदमात हासिल करें और घंटों में फ्रैक्चर ठीक, चलिए सर ऐसा मिनटों करते में, हैं, यूँ बात करते हैं उनसे। निशान भी ना रहे, चोट का निशान भी नहीं है। हुँ। हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं, चोट का निशान नहीं है। ये देखें कमाल ट्रीटमेंट ये कोई भी मुल्क हो लेकिन क्या ट्रीटमेंट है? लेकिन ये कर यही लोग सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल है। छोड़ दें आप भूल जाएँगी धुरंधर मूवी और भूल जाएँगी आप मेरे पास तुम हो। तमाम आप जो है ना स्क्रिप्ट ही भूल जाएँगी। तो आपका चूँकि रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, इत्तेफ़ाक से शुक्र है मैं आपके शो में बैठा हूँ। तो आपको तो हड्डियाँ टूटने के मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए पूछ लेंगे उनसे कौन से ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनके। हाँ जी, चलिए जिन्होंने पूछेंगे। फटाफट उनको ठीक करके ना यूँ बिठा दिया और यूँ वो बैठे हुए। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने हड्डियाँ टूटी हुई लिखवाई हैं अलबत्ता। अब वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आनी चाहिए मंज़र-ए-आम या पे। एक्स-रे होगा हो वो एक्स-रे आ एक्स-रे सकता है, आ हाँ जाएँ, जी। ताकि हम यहाँ पे लोगों को दिखाएँ और ये मैं कहता हूँ बड़ी खुशाइंदा ये देखें ये कुदरत है और अगर वाक़ई घंटों में वो इस काबिल हो गए कि वो उठ के बैठ के कैमरे के सामने उन्होंने व्लॉग करने शुरू कर हो दिए हैं सकता है। और उन्हें जो स्क्रिप्ट बताया गया किस-किस पे इल्ज़ाम लगाना है, किस-किस का नाम लेना है, ठीक है ना जी? और वो व्हीलचेयर जो जट है, तो उसने क्या-क्या जो है चाँ-चाँ करनी है और इस पे कितनी सफ़े मातम जो है ना वो बिछनी है और ये जो है हमें थोड़ा पता चले तो ताकि
आने वाले खुदा ना खास्ता, वैसे तो सीसीटीवी की वजह से इधर तो अब वाक़यात इस तरह के नहीं होते, हड्डियाँ-वड्डियाँ तोड़ने वाले। तो क्योंकि जिस्म के जिस हिस्से की हड्डी जो है कोई तोड़ा होता है, उसकी बराबर में टूट रही है इस वक़्त, और पिस्तौल चल रहे हैं नेफ़ों में। तो इसलिए यहाँ तो मामलात काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन वहाँ इस तरह हो जाना, और अभी तक वो पुरस्रार गोरा सफ़ेद फ़ार्म जो है ना, जी, उसका जी। नहीं पता चल रहा। इन्वेस्टिगेशन जारी है? हाँ, अब इनका कोई पता नहीं है कि इन्होंने पहले गोरा कह बैठे हैं। अब ये कहें कि उसका नाम जॉनसन जमील था, ठीक है ना? या विलियम सरफराज था। तो कहने का मकसद है कि अभी इनकी तरफ से ये भी आना है कि इन्हें जो इन्वेस्टिगेशन ने बताया है, ये वो बंदा कौन था, और उसका ताल्लुक इन्होंने जोड़ना है फिर ज़ाहिर है चले देखते हैं यहाँ के मज़ीद तफ़सीलात क्या कुछ आती हैं, कॉर्नर से। रिस्पॉन्स क्या आता है, ये एग्ज़ैक्टली। देखते हैं, सब कुछ अलबत्ता देखेंगे। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो शोक मनाया गया है शहज़ाद अकबर के हमले का, वो नई दिल्ली, मुंबई और इधर मनाया गया है, चलें, इंडिया में, चलें, बहुत ये भी ज़्यादा। बताना ज़रूरी है हाँ नाज़रीन जी, को इंडिया और में बहुत ज़्यादा तफ़सीलात शेयर करेंगे? अफ़सुर्दगी है इस हवाले से। ठीक। सर, पाकिस्तान का एक शो है जो कि वसीम बदामी उसको लीड करते हैं। मिस्टर एहसन इकबाल, वफ़ाकी वज़ीर, वो आए हुए थे एज़ अ गेस्ट। उस शो में क्या हुआ है? क्या भाई ये इश्यू क्या हुआ? वसीम बदामी जो है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, रहमत था, और उनका पॉपुलर शो है। जी, जी। वैसे तो अभी वसीम बदामी का जो सीज़न आने वाला है, रमज़ान सीज़न, जिसमें दिन-रात हम वसीम बदामी को ही देखेंगे और सुनेंगे, राइट, राइट। और वो रमज़ान ट्रांसमिशन के मेरा ख़्याल है दुनिया भर के नंबर 1 एंकर हैं इस वक़्त। जिस तरह वो सहरी, और फिर जिस तरह वो उनका 1 महीना मेरा स्टूडियो में गुज़रता है, ओह! ठीक है? नाइस। घर नहीं जाते 1 माह वसीम बदामी, और फिर इफ्तारी ट्रांसमिशन, और इतना ज़बरदस्त कंटेंट, और फिर उनके साथ ही लाहौर भी और पूरा मुल्क जो है वो सहरी इफ्तारी कर रहा होता है। जी, बिल्कुल। तो ये तो ख़ैर एक सआदत है, बहुत बड़ी। तो उसके साथ वो एआरवाई पे बदस्तूर 11th आवर जो उनका असल करंट अफ़ेयर शो है डे फर्स्ट से, उसके वो होस्ट हैं। तो वो उनकी गेस्ट लिस्ट बड़ी होती है वसीम बदामी की, ऑलवेज़ गेस्ट लिस्ट वो बड़ी रखते हैं। तो उन्होंने एहसन इकबाल को लिया हुआ था लाइव अपने शो में, और एहसन इकबाल ग़ालिबन अपने घर से और अपने ड्राइंग रूम से लाइव थे। जी, और वो मेरा ख़्याल है मोबाइल फ़ोन से लाइव थे। जो ऑलराइट। यानी कि मुझे नहीं लगता कि डीएसएनजी गई होगी एआरवाई की। अच्छा, ये मैंने चेक करने के लिए वसीम बदामी से राब्ता करने की कोशिश की थी, शायद वो बिज़ी थे, मेरी बात नहीं हो सकी। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो लाइव एक विंडो में एहसन इकबाल है और एक विंडो में वसीम बदामी है, और बात कुछ यही हो रही थी पीटीआई के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, कुछ पार्लियामेंट के हवाले से। तो एहसन जी, जी। इकबाल के आखिरी जो जुमले हैं, जो देखे गए हैं, जिसके बाद ये वाक़या पेश आता है, तो वो कुछ इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो कोई शख़्स आता है, मेल, और पूरी उसकी मर्दाना आवाज़ है, और वो कोई बच्चों वाली आवाज़ नहीं है। वो बाकायदा कहता है, "बंद करो इसे।" और वो कैमरा जो है, उस पे हाथ डालता है, और कैमरा उसके बाद बंद हो जाता है। और अब ये वसीम बदामी अकेले रह गए हैं स्क्रीन पे, शो में, और वो उसपे थोड़ा परेशानी का इज़हार भी करते हैं कि ये क्या हुआ? और ये आवाज़ वो सुन चुके हैं कि बंद करो कैमरा, ये वो तो। आज जैसे इसमें चूँकि वो होस्ट सुन रहा है और उधर वो प्रोड्यूसर भी सुन रहा है पीछे, पीसीआर में बैठा, तो उनके लिए परेशानी भी थी, खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा तो नहीं हो। हुँ। तो उसके बाद वो ब्रेक पे भी जाते हैं। फिर क्या होता है कि तकरीबन मोहतात जो अंदाज़ा है, इस वाक़ये के कोई 25 से 30 में, ये 1 घंटे का शो होता है, 30 मिनट के बाद एहसन इकबाल दोबारा जॉइन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बात तो उन्होंने शायद वसीम बदामी को ये बता दी हो कि उस वक़्त क्या हुआ, क्योंकि वो उनके साथ शो में थे, और उनका वापिस आना जो है ना, उससे चलें ये बात कन्फर्म होगी कि खुदा ना ख़ास्ता ये कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसके बाद उन्हें कोई बहुत बड़ा इश्यू हो गया और वो पता नहीं कोई उनका ज़्यादा नुकसान ना जी, हो जी, गया। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने कोशिश की जानने की, उनके जो है ना वो अ, करीब लोगों से, तो पता ये चला वो घर में ही मौजूद थे। उनका मौक़िफ़ ये आया कि घर में जो है ना, जो उनकी फ़ैमिली के जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है पोते-पोतियाँ कोई होंगे, और दूसरे तो आजकल छुट्टियाँ भी हैं, तो बच्चे तो बच्चों के कोई फ्रेंड आए हुए थे, तो उनमें से किसी ने आके बच्चे ने शायद ये कुछ कर दिया। लेकिन जो आवाज़ सुनी गई, वो बच्चे की नहीं थी। अच्छा, फिर इस तरह की र्यूमर्स भी रहीं कि शायद उनके किसी फैमिली मेंबर से उनकी कोई कुछ इस तरह का
कोई नाराज़गी का मामला या किसी बात पे कोई डिस्प्यूट या इश्यू जी, हुआ, तो उन्होंने दौरान शो ही आके वो बहस-मुबासा शुरू कर दिया राइट। और साथ वो बंद कर दिया। तो अलबत्ता ये है कि एहसन इकबाल बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं और बड़े पढ़े-लिखे आदमी हैं और अगर कोई ये घरेलू मामला है बिल्कुल कुछ इस तरह का है, तो वो तो ज़ाहिर है कि उसको तो इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका घर का मामला है। लेकिन चलते हुए लाइव शो के अंदर यानी कि वो जो साथ थे जिनको आके इतनी उन्होंने आधा पौना घंटा वेट भी नहीं किया कि यार अभी अंकल या मामू या रिलेटिव या अब्बा जी या कोई भी रिश्ता हो, तो थोड़ा वेट इंसान कर लेता है ना कि यार चलो लाइव जा रहा है और एक वफाकी वजीर है और हुकूमती जो है ना इस वक्त पार्टी के वो बड़े अहम रहनुमा हैं और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का भी उनके पास बहुत बड़ा कोई ओहदा सेक्रेटरी जनरल है कलबना भी। तो ये ऐसी सूरत हाल है तो थोड़ी सी हैरानकुन और परेशान कुन और मगर ये है कि जो भी एहसन इकबाल और उनके मीडिया सेल की तरफ से जो भी मौक़िफ़ आता है, हम तो ज़ाहिर-सी बात है उस मौक़िफ़ कोई हमें बयान करना चाहिए और उसी के साथ जाना चाहिए। मगर ये एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है। चलते हुए शो के अंदर आप कैपिटल टॉक ले लें या आप वसीम बदामी का या किसी शो के अंदर जहाँ पे पैनल जी, डिस्कशन होती है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। जैसे फ़िरदौस आशिक़ अमान बड़ी चैंपियन थी इस मामले में। जी, बिल्कुल। तो वो जो है ना उठ के जनाब शुरू हो जाती थी थप्पड़ो-थप्पड़ी ओह! और इस तरह की सूरत-ए-हाल और भी काफ़ी शोज़ में पाकिस्तान के शो दुनिया भर के शोज़ में हो जाता है इस तरह। लेकिन वो तो आमने-सामने स्टूडियोज़ में आप लोग बैठे होते हैं ना, पैनल राइट, डिस्कशन में राइट। कोई गर्मी-सर्दी होगी। लेकिन ये एक मामला जो था ना ये बड़ा अपनी नौइयत का अलग और एक नया ही वाक़या था कि आप अपने ही घर में मौजूद हैं और अपने ही घर में आके आपका वो कैमरा बंद करवा देते। थोड़ी देर के लिए मुझे ये लगा कि शायद वो कहीं केपीके ना गए हों और वहाँ के किसी होटल के रूम में या गेस्ट हाउस में या पंजाब हाउस में इवन कहीं वहाँ बैठे हों और वहाँ कोई सोहेल अफरीदी के लोग आ गए होंगे, बंद करो जी, तुसीं साडे खिलाफ गल कर रहे हैं। यानी कि मसला हो भी सकता है सिर्फ़ हाँ, पीटीआई की वजह से। हाँ, आप ये कह रहे एग्ज़ैक्टली, हैं। एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो डिस्कस वो हो रहे थे उस वक़्त ना। लेकिन वो घर के अंदर इस तरह का मामला हुआ, तो चलें अल्लाह ताला अगर कोई ऐसा कोई है भी इश्यू तो वो हल करे और उनकी मुश्किल जो है वो आसान करे। बिल्कुल ठीक और हो सकता है कोई प्राइवेट इश्यू हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये हुँ, तो उनका जो मौक़िफ़ है, जब आएगा तो हम उसी को ज़ाहिर है एक्सेप्ट भी करेंगे और वो उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है। सीसीडी की रवा साल की रिपोर्ट है, क्राइम रेट जितना कंट्रोल हुआ है उसके हवाले से प्लीज़ बताइए? अच्छा ये जो है ना रिपोर्ट सबसे पहले तो हासिल की है हमारा बड़ा ज़बरदस्त क्राइम रिपोर्टर है यार मोहम्मद। उन्होंने कंपाइल की है। तो अब ये है कि कत्ल के केसेज़ में 43% कमी देखी गई है। ये सीसीडी के जो 43 43% जी, अदाद-ओ-शुमार जो। उसके बाद अक्टूबर 2024 में 452 कत्ल के वाक़यात हुए, जो अक्टूबर 2025 में कम होके 255 रह गए। ये कंपैरिज़न है, 2 गुना कम हो 24 गए। का हाँ जी। और 25 का। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि पंजाब भर में डकैती के वाक़यात में 72% की नुमायाँ कमी वाक़या हुई। ठीक है जी। डकैती की वारदातें नवंबर 2024 में 101 से कम होकर नवंबर 2025 में सिर्फ 28 रह गई। राज़नी के मुकदमात में भी 66% की खातिर-ख्वाह कमी देखी गई है। सितंबर 2024 में राज़नी की 6242 वारदातें हुई, जी, ठीक है जी। जबकि सितंबर 2025 में ये कम होके 6242 से 2471 रह गई, 6000 से 2000 पे गिरी है। ठीक, 2000 पे, हाँ ठीक जी। है जी। गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में 92% की हैरानकुन कमी देखने में आई, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएँ नवंबर 2024 में गाड़ी छीनने के 12 वाक़यात थे, जो नवंबर 2025 में सिर्फ 1 रह गए, 1। मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में 63% कमी आई, 2025 में। नवंबर 2024 में 1127 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, जो कम होकर 2025 में 460 रह गईं। उसके बाद गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% कमी आई।
गाड़ी चोरी की वारदातें 112 से कम होकर 32 रह गई 2025 में। 112 से अच्छा, कम। उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में भी पंजाब भर में 47% कमी वाकया हुई है। नवंबर 2024 में 6,828 से हुई थी वारदातें मोटरसाइकिल चोरी की, जो कम होकर 2025 में 3,616 रह गई हैं। ठीक है, ये तकरीबन 47 से 50% इसमें भी कमी आई। फिर जराइम के दादोशुमार में नुमायाँ कमी सीसीडी की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हुई है। अच्छा खैर ये तो ये तो सीसीडी बहुत अच्छी रिपोर्ट है सीसीडी और हुकाम का चलें, हाँ जी। ये क्लेम भी है। मसला ये है कि ये तो हम बारहा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम शुरू से बात करें जो है वो डाला कल्चर की, एक ख़ानदानी दुश्मनियाँ जिसको आप गैंग वॉर का नाम दे देते हैं, उसकी बात कर लें आप। गैर कानूनी असलहा और असलहे की नुमाइश की बात कर जी, लें। जी। मैं आपको वाक़ियत डिस्कस आपसे करता रहा। अक्सर औक़ात जो है 2 सीसीपीओ से भी, उमर शेख मरहूम से भी मेरी बात हुई, गुलाम महमूद डोगर से भी बात हुई और जो है ये जो आप जाते हैं रोज़मर्रा किसी शादी-ब्याह की तकरीब में, तो आप अचानक देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उस फ़ैमिली के पंडाल के अंदर, शादी के अंदर वो दाखिल होते हैं और एक शख़्स दरमियान में चल रहा है, उसके गिर्द 25-30 लोग गन्ने लेके और जो है वो अजीबो-गरीब हुलिये में और फिर वो पंडाल के अंदर ही उन फ़ैमिलीज़ में भी वो जाके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, टाइप चीज़ें। तो कहने का मकसद है कि वो उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमारी दुश्मनी है। तो फिर ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने और मौजूदा जो सीसीपीओ है और उसके बाद आप आ जाएँ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान हो गया और मे बी कहीं न कहीं सीसीजी ने भी इस हवाले से एक्सरसाइज़ की हो कि वो जिससे दुश्मनी है उसको भी बुला लिया। आ जाएँ जी आपसे इसकी क्या दुश्मनी है, ख़त्म करें जी, इसको, सुलह करें आपस में और ये गने-शने ऑफ करें। अच्छा, एक तो ये तरीक़ाकार, दूसरा तरीक़ा ये था कि मुख्तलिफ़ जो है वो कत्लों में और इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस और एक बिल्कुल हरासमेंट फैलाने वाले जो अनासर थे, उनको जो है वो रफ़्ता-रफ़्ता कैफ़रे किरदार पर भी पहुँचाया गया, कइयों को साथी छुड़ाने आए थे। तो इस तरह की भी सूरत-ए-हाल हुई। जी। अलबत्ता मजमूई तौर पे इस डेटा रिपोर्ट से हट के अब एक बज़ाहिर जिस तरह आप बात करती हैं कि अगर जो है ना कोई अचीवमेंट होती है या पीआईए की निजकारी हो गई या स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है और इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो उसके समरात आम आदमी तक तब हम महसूस करते हैं जब महँगाई में कमी होती है, जब पेट्रोल सस्ता होता है, जब अशियाए खुर्द-ओ-नोश की चीज़ों में कमी होती है, चीनी सस्ती होती है, आटा सस्ता होता है, तो फिर हमें लगता है कि वाक़ई उसमें एक रिलीफ़ मिला है आम आदमी को। जी, यहाँ पे जो है हम देखते हैं जब निकलते हैं शहर में, तो कोई उस तरह से अब एक जिसको कहते हैं नाकाबंदी और वो गाड़ियों की चेकिंग और वो मुँह सूँघना जैसे हमें मनाज़र देखने को नहीं मिल रहे होते। और उसके साथ ही ये वारदातों में कमी भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके सम्राट जो हैं, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल के जो सम्राट हैं क्राइम कंट्रोल के जो असरात हैं, वो एक आम आदमी, मैं, आप, हम सब महसूस कर रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हुआ है और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। लहर है जो और फ़ील हो सकती है। अब जो है ना इस तरह के जुराइम पेशा मैं ये नहीं कहता कि वो ख़त्म हो गए। अंडरग्राउंड चले गए, को मुल्क से बाहर चले गए, जैसे सुहेल ज़फ़र चट्टा ने कहा था कि या तो आप लोग जो ख़ानदानी दुश्मनियों वाले जो हैं वो सुलह कर लें या फिर आपका आपका जो है ना वो मुक़ाम दुबई है, आप पाकिस्तान छोड़ दें। वार्निंग दी थी। तो अब वाक़ई कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग चले गए, कुछ अंडरग्राउंड चले गए, ये हैंकी-पैंकी करेंगे तो अब बचत नहीं होगी। अब ये नहीं है कि आपने कुछ कर भी लिया तो फिर आप जो है ना वो ज़मानत पे वापस आ जाएँगे और आपकी रिहाई हो जाएगी और दोबारा से फिर आप नए सिरे से वो एक्टिविटी शुरू कर देंगे। तो साल के इख्तितामी दिनों में हम जो है ना एक मर्तबा फिर मुतअद्दिद शोज़ की तरह, मुतअद्दिद प्रोग्रामों की तरह आरएनएन टीवी की तरफ से सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा एंड टीम को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और ये जो है इसके पीछे सीएम की
बहादुरी और उनका जुर्रतमंदाना फ़ैसला है। मैं आपको एक बड़ी बात क्लियर बता दूँ, ये बड़ी बात की जाती है कि जब वक़्त बदलेगा, जब हुकूमत तब्दील होगी तो सीएम जो है ये जो सीसीडी की कार्रवाइयाँ हैं, ये उनको भुगतना पड़ेंगी, ये अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं सोशल मीडिया पर। और बाज़ दफ़ा निजी महफ़िलों में हमने इस तरह हुँ, की गुफ्तगू सुनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए और फ्यूचर में किसी भी तरह की मुश्किलात और केसेस का जो है अगर उन्हें सामना करना पड़ता है और वो चीफ एग्ज़ीक्युटिव है सूबे की और ये तमाम जानते हुए अगर वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए हर हद तक जा रही हैं और उनकी आशीर्वाद से सीसीडी जो है वो जराइम पेशा अनासर का खात्मा कर रहे हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इससे निडार, इससे बहादुर और इससे ज़्यादा मुहिब्बे सूबा कोई सीएम हो ही नहीं सकती। इस मुल्क की तारीख में 1947 से लेके अब तक जितने वज़राए आला आए हैं, तो वो फिर मैं तो सबको कहूँगा वो कॉम्प्रोमाइज़ थे इस हवाले से, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। तो फिर मौजूदा सीएम पंजाब तो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। वो जो ज़ीरो टॉलरेंस कहती हैं, वो फिर प्रैक्टिकली भी साबित हो रही है। तो फिर वो यकीनन। ये जो लोग तनकीद करते हैं, वो उनको फिर ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो सूबा चला रही हैं। अगर आपको जो है ना इस तरह के खदशात उनके हवाले से कि उनको कल-कलां को इन फ़ैसलों पर कहीं न कहीं दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर ये वो सारा उन मुश्किलात को कबूल करके और अगर कहीं न कहीं उनका अपना वोट बैंक खराब हो रहा है बहुत से फ़ैसलों में फ़र्ज़ करो, तो फिर उसको कबूल करके, अपना नुकसान करके, अपनी एक सियासी जो उनका फ्यूचर है और एक मुस्तकबिल जो सियासत है, उसको दाँव पर लगाकर अगर वो सूबे को महफूज़ सूबा सूबे को पुरअमन सूबा, सूबे को जो है साफ-सुथरा सूबा, सूबे को जो है ना वो तरक्की याफ़्ता सूबा बनाना चाहती हैं, तो फिर तो ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैं कहता हूँ। क़ब्ल अज़ वक़्त वो जिन हालात की तरफ लोग इशारा करते हैं, खुल के बात नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि फिर इससे बहादुर वज़ीर आला इस सूबे की तारीख़ में कोई नहीं हुआ। यकीनन, बहुत खूब। थैंक यू सर। शेयर की आपने आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही मुफ़ीद है, लेकिन बिफ़ोर वी रैप अप द सेशन मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ कहें। हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, शहीद मिस बेनज़ीर भुट्टो, उनकी आज हम डेथ एनिवर्सरी भी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, बिल्कुल जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है और पहले तो जो है वो ख़ातून अव्वल जो हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी वो गड़ी खुदाबख्श गईं और उन्होंने जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी है और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फ़ातिहा ख़्वानी की और उन्होंने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल चढ़ाए और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर अवामी खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। अब ये है कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ये 18वीं बरसी, 18 साल हो गए हैं उस साने को जब एक ग्रेट लीडर जो है उन्हें शहीद किया गया, हम सब की आँखों के सामने और दर्जनों नहीं सैकड़ों कैमरों के सामने और उसके बाद जो है एक पैगाम जो है उनकी बरसी पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जो दिया है वो कहते हैं कि आज दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जा रहा है। हम एक ऐसी रहनुमा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी और कुर्बानी पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद से गहरा ताल्लुक़ रखती है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जिन्हें पाकिस्तान के अवाम ने 2 बार मुंतखब किया, एक ऐसे सियासी माहौल में जहाँ जमहूरियत को बार-बार कदगनों का सामना रहा। आमरीत मुसल्लत रही और ख़वातीन के लिए रास्ते मुश्किल तर बनाए गए। उन्होंने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक़ के लिए भरपूर जदोजहद की। इंतख़ाबात में उनकी बार-बार कामयाबी इस बात का सबूत है कि पुरअमन सियासत और जमहूरियत पर पूरा यकीन रखती थी। उन्होंने इन लोगों की
बात की जिनकी माशरे में कोई आवाज़ नहीं था। किसान, मज़दूरों और गरीब ख़ानदान खुद को उनके करीब महसूस करते थे और यही लोग उनकी सियासत का मरकज़ थे। उन्होंने अवामी फ़लाह पर तवज्जो दी और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रोज़गार, तालीम, बुनियादी सहूलतों और समाजी तरक्की के मौके बढ़ाने की कोशिश की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान पर यकीन रखती थीं, जिसमें सबकी शमूलियत हो। वो फ़िरकावारियत, नफ़रत और अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ थीं और अक़लियतों के हकूक़ के लिए मुसलसल आवाज़ उठाती रहीं। सदर पाकिस्तान कहते हैं, उनका ख्वाब एक ऐसा मुल्क था, जहाँ हर मज़हब के मानने वाले इज़्ज़त, बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकें। वो ये भी समझती थीं कि पाकिस्तान को बदलती हुई दुनिया के साथ चलना होगा। 1990 की दहाई में उन्होंने मेशत को बेहतर बनाने, सरमायाकारी लाने और जदीद ज़राए अबलाग़ को फ़रोग़ देने की कोशिश की। इन इक़दामात से आने वाले वक़्त में बेहतर राब्तों और माशी मौक़िफ़ की राह हमवार हुई। इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ उनका जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ उनकी यादगार ख़िदमात में शामिल है। उन्होंने तशद्दुद और नफ़रत के ख़िलाफ़ खुलकर बात की और अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। जान की सूरत, उनकी यकीनन। शहादत हमें ये सिखाती है कि दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ़ ताकत से नहीं, बल्कि सोच, तालीम और एक-दूसरे के एहतराम से भी किया जाता है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उनकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह पैगाम है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएँ, पुरअमन तरीके से मुनज़्ज़म हों और मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। उन्होंने पाबंदियों और दबाव का हौसले से मुकाबला किया और ये साबित किया कि सच को हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। उनकी 18वीं बरसी पर हमें नफ़रत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाना होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती थीं, वो हमें बार-बार याद दिलाती थीं कि असल बदला जमहूरियत है। उनका पैगाम हमें एक-दूसरे के करीब लाता है, जमहूरी इदारों को मज़बूत करने और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की तलकीन करता है। उनकी बरसी के मौका पर मैं इस अज़्म का इयादा करता हूँ कि हम एक जमहूरी, सबको साथ लेकर चलने वाले, मुस्तक़बिल बीन पाकिस्तान के उनके ख्वाब को आगे बढ़ाएँगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि उनकी कुर्बानी से हमेशा रहनुमाई हासिल करते रहें। सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी। बहुत खूब। थैंक यू सर। आपने शेयर किया, बहुत ही प्यारा पैगाम है उनका। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।